हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिया बेंगलोर सेंट्रल का। आने वाले समय में हम और एक डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। वो उनका प्राइवेट विजिट और हम पुलिस समझते हैं कि इस कार्यक्रम को बताने की आवश्यकता है। ऐसी कौन सी बात है विदेशों में जो आप अपनी सिक्योरिटी को भी ट्रस्ट नहीं करते? विदेश से कुछ मटेरियल आ रहा है, विदेश से कोई कंटेंट आ रहा है। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या सुरक्षा छोड़ राहुल गांधी लगाते हैं विदेशी दौड़? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि सीआरपीएफ ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाकर शिकायत की है। 10 सितंबर यानी कल खुद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी में सीआरपीएफ ने बिना बताए की गई जिनकी भी उनकी विदेश यात्राएं जो है उनकी शिकायत की है। ये चिट्ठी तो नहीं है, लेकिन उसके कुछ पॉइंटर्स सामने आए हैं क्योंकि ये चिट्ठी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी गई है, जिसमें खुद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी में सीआरपीएफ ने बताया है और ब्यौरा दिया है कि कहां-कहां कौन सी विदेशी यात्राओं पर वो गए जब उन्होंने सीआरपीएफ को अपनी सुरक्षा के घेरे के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हीं को इसके बारे में जानकारी नहीं दी। मोदी सरकार के समय राहुल गांधी की सुरक्षा बड़ा मुद्दा पहले भी बनता रहा है, लेकिन जब वो वोट चोरी जैसे आरोपों से सरकार को घेर रहे हैं तब विदेश दौरों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के दावों का सियासी एंगल भी बड़ा होता है। बीजेपी का आरोप रहा है कि राहुल गांधी भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के एजेंडे को देश में बढ़ाते हैं। इस बीच कांग्रेस दलील दे रही है कि राहुल अगर निजी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उस पर बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत क्यों है। इसीलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के विदेश दौरों पर बिना बात का हंगामा है या फिर सीआरपीएफ की चिंताएं वाजिब है। साथ ही सवाल ये कि राहुल अगर नेता प्रतिपक्ष जैसे अहम पद पर बैठे हैं तो उनकी सुरक्षा के मसले पर राजनीति क्यों हो रही है। बहस शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट हमारे साथ जोड़ेंगे सुधांशु त्रिवेदी, सांसद और प्रवक्ता बीजेपी के, रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी, नवल किशोर आरजेडी से और आरएलडी से मलूक नागर। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखें। जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। इधर राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों पर अपने हाइड्रोजन बम फोड़ने के दावे पर टस से मस होने को तैयार नहीं। उधर उनकी खुद की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ की चिट्ठी ने नया शोला भड़का दिया है। सीआरपीएफ की वीवीआईपी सिक्योरिटी के चीफ सुनील जून ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी में राहुल द्वारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की शिकायत की है। चिट्ठी में राहुल द्वारा सीआरपीएफ सिक्योरिटी की येलो बुक प्रोटोकॉल का पालन किए बिना विदेश जाने का जिक्र है। Z+ ASL सिक्योरिटी प्राप्त राहुल गांधी को 15 दिन पहले अपनी विदेश यात्रा का ब्यौरा देना जरूरी है, लेकिन पिछले 9 महीनों के 6 विदेश दौरों में राहुल गांधी ने सीआरपीएफ को सूचना देने के प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की। सीआरपीएफ की ये चिट्ठी राहुल को लेकर सुरक्षा चिंताओं को उजागर करती है, लेकिन इसी के साथ राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाती रही बीजेपी के आरोपों को तूल मिला है। ऐसी कौन सी बात है विदेशों में जो आप अपनी सिक्योरिटी को भी ट्रस्ट नहीं करते और उनके प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं और आप चले जाते हैं विदेश में? विदेश से कुछ मटेरियल आ रहा है, विदेश से कोई कंटेंट आ रहा है, विदेश से कोई ऐसी बातें या मुलाकातें हो रही है जिसका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है और ये किसी को पता ना लगे। क्या इसीलिए सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्या? 6 सितंबर को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी की एक फोटो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी एक बार फिर लंकावी मलेशिया में गुप्त छुट्टी मनाने निकल गए। ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति की उमस और धूल कांग्रेस युवराज पर भारी थी कि उन्हें छुट्टी पर जाना पड़ा, या फिर ये एक और उन सीक्रेट मुलाकातों के लिए है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को स्वीकार करने को तैयार नहीं।
पार्टी के नेताओं को इसमें भी कोई गलती नजर नहीं आती कि राहुल सीआरपीएफ को बताए बिना विदेश चले जाते हैं। राहुल जी जो प्रोग्राम में जाते हैं या गए थे, वो उनका प्राइवेट विजिट था और उनके प्राइवेट, चाहे वो अपने मित्रों के द्वारा हो, दोस्तों के द्वारा हो, समर्थकों के द्वारा हो, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और हम लोग समझते हैं कि इस कार्यक्रम को बताने की आवश्यकता है। राहुल की विदेश यात्राओं पर राजनीति के बार पलटवार और सीआरपीएफ की सुरक्षा चिंताओं के बीच सोशल मीडिया पर एक और बड़ा दावा हुआ है। इन दावों के आधार पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए अपनी वेबसाइट पर जो कंटेंट अपलोड किए थे, उसका म्यांमार कनेक्शन है। इसी आधार पर बीजेपी नेता पूछ रहे हैं कि डायलॉग राहुल का, लेकिन क्या स्क्रिप्ट विदेश की है? जब देश में खास करके उत्तर भारत में कोई संकट की घड़ी हो तो हमारे राहुल जी को बाहर के देशों में घूमना ज़्यादा पसंद आता है, ना कि पंजाब या हिमाचल, और हिमाचल में तो उनकी सरकार भी है। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया गया, उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पावर और उसका डेटा पॉइंट दोनों भारत के बाहर से बनकर आया था। ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी जी को भारत के बाहर से कोई प्रेरणा मिली हो भारत में भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करने के लिए। राहुल गांधी के एजेंडा में विदेशी हाथ का आरोप बीजेपी ने पहली बार नहीं लगाया है, लेकिन अब जब सीआरपीएफ की चिट्ठी से राहुल गांधी के सीक्रेट विदेश यात्राओं के आरोप को बल मिल रहा है, तो ये राजनीति और दिलचस्प हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिन विदेशी दौरों का जिक्र है पिछले 9 महीनों में 6 बार बाहर गए हैं। एक बार वो आपको दिखा देते हैं तीसरे नंबर का, क्योंकि 30 दिसंबर 2024 से 9 जनवरी 2025 तक 11 दिन इटली में रहे थे राहुल गांधी। इसके बाद 12 से 17 मार्च 2025 तक 6 दिन तक वो वियतनाम में रहे। 17 से 23 अप्रैल 2025 जब 7 दिन वो दुबई में रहे। 11 से 18 जून जब 8 दिन वो कतर में रहे। 25 जून से 6 जुलाई 2025 अभी जब वो 12 दिन लंदन में रहे। 4 से 8 सितंबर तक 5 दिन मलेशिया में वो रहे। ये देखिए, पहला है जब इटली वो गए थे, उसके बाद वियतनाम 6 दिन के लिए गए थे राहुल गांधी। ये 9 महीने में 6 उनके फॉरेन ट्रिप्स हैं, जिनकी चर्चा खास तौर पर सीआरपीएफ की चिट्ठी में की गई है। 7 दिन दुबई में रहे और ये सब 2025 का इसी साल का है। 8 दिन कतर में, उसके बाद अगला है 12 दिन लंदन, फिर 5 दिन मलेशिया वो रहे। और इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, आप ही से पहला सवाल है कि सांसद जी अगर निजी, क्योंकि एक ही तारिक अनवर साहब ने कांग्रेस पार्टी पक्ष की तरफ से बोला, वो ये कह रहे हैं कि उनका प्राइवेट विजिट है, इस बारे में वो क्यों बताएंगे? हालांकि विदेशी टूर से पहले 15 दिन पहले बताना होता है, लेकिन वो कह रहे हैं ये उनका प्राइवेट टूर है, अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ वो गए, तो इस बारे में वो क्यों बताएंगे? इसका बखेड़ा क्यों बनाना है? देखिए, जो आपने सवाल किया, बिल्कुल इसका स्पष्ट और तकनीकी आधार पर उत्तर देता हूं। पहली बात, राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनके पास कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है, और जब आपके पास कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है तो यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो एज पर प्रोटोकॉल आपको यह बता के जाना चाहिए। यदि आप निजी विजिट पर भी जा रहे हो तो नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। अब आइए, उनके पास सिक्योरिटी है Z+ विद ASL, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। ये एसपीजी के बाद जस्ट नीचे होती है और Z+ से एक स्टेप ऊपर है। और मैं दर्शकों के लिए बता दूं, हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के नाते उनको एसपीजी कवर मिलता है। Z+ विद ASL उसके अलावा सिर्फ 2 नेताओं के पास है, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। मगर कांग्रेस में प्रथम परिवार के 3 सदस्यों के पास Z+ विद ASL है। अब Z+ विद ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। तो वो ये कहता है कि आपको ये बता के जाना चाहिए, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी आपकी हर प्राइवेट विजिट पर भी होती है। सिक्योरिटी में कोई प्राइवेट और पर्सनल नहीं होता। फिर मैंने मान लिया, चलिए जो तारिक अनवर साहब कह रहे हैं, हाँ ये बात सही है, जैसे हम भी सांसद है, अगर हम प्राइवेट विजिट पे जाएंगे तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पर अगला प्रश्न ये उठता है
अंजना जी कि सबसे ज्यादा प्राइवेट विजिट पे विदेश जाने वाला नेता कौन? राहुल गांधी जी। आइए नेक्स्ट, वो जाके बड़े बड़े फोरम्स पे भाषण देते हैं। अगला पॉइंट, भारत में क्यों नहीं उनको कोई फोरम पे बुलाता है? किसी यूनिवर्सिटी में आपने देखा कभी राहुल गांधी जी को बुलाया गया? चलिए आप कहेंगे बीजेपी को छोड़ दीजिए, भाजपा कांग्रेस शासित राज्यों में बताइए कितनी यूनिवर्सिटीज में आपने देखा थिंक टैंक में राहुल गांधी जाकर भाषण दे रहे हैं? कांग्रेस का जब दौरे हुकूमत रहा और वो युवा नेता कहे जाते थे 4 से 14, कितनी यूनिवर्सिटीज में देखा? कितनी यूनिवर्सिटीज के दीक्षांत समारोह में बुलाया गया? ये विदेश में ही बुलाया जाता है। अब आइए, सबसे ज्यादा भारत विरोधी नेताओं के साथ बैठने वाला नेता कौन? राहुल गांधी जी। भाई आप प्राइवेट विजिट में जा रहे हैं तो प्राइवेट रखिए। प्राइवेट विजिट में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल बयान देने वाला नेता कौन? राहुल गांधी। प्राइवेट विजिट में पॉलिटिकली भारत के विरोध करने वाले नेताओं से मिलने वाला कौन? राहुल गांधी। अब ये ऐलान उमर से मिलना अगर प्राइवेट है, अगर संदिग्ध भारत विरोधी शक्तियों से मिलना प्राइवेट विजिट है, तो मैं अंजना जी कहना चाहूंगा ये प्राइवेट, बहुत ये निजी, बहुत संदेहास्पद लगता है। या तो आप अगर प्राइवेट विजिट पे जा रहे हैं तो वहां पे सांसदों से क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आप सांसद हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो यह साफ हो जाता है कि प्राइवेट विजिट में जाइए। हां, जैसे उन्होंने कहा था मैं अपनी नानी जी की सेवा करने के लिए गया था न्यू ईयर्स की ईव में इटली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका ननिहाल विदेश में भी उपलब्ध है। तो इसलिए हम ये सिर्फ पूछना चाहते हैं, अगर वो प्राइवेट रखना चाहते हैं तो फिर वो टोटल प्राइवेट अफेयर होना चाहिए। उसमें पॉलिटिकल व्यक्ति से मुलाकात नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर हम आप में से कोई जाता है कहीं पर, अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कई बार मंदिरों में गया, कभी बाहर निकल के कोई बयान नहीं दिया। मैंने कहा यहां पर हम कोई पॉलिटिकल कारण से नहीं आए, कोई बयान नहीं देंगे। इसलिए यह संदेह उत्पन्न होता है। और मैं अंत में एक और बात कह दूं जी, जल्दी। भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के शीर्ष नेतृत्व के सबसे ज्यादा लिंक अगर कांग्रेस पार्टी के निकले हैं, संदिग्ध लिंक, तो हमेशा ये विदेशी कंपनियों के साथ क्या लिंक रहे। 84 में यूनियन कार्बाइड वाले एंडरसन के साथ नाता, तो ओटावियो क्वाट्रोची के साथ, बोफोर्स के साथ, फिर हॉविट्जर के साथ खड़े, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ खड़े, बीबीसी के साथ खड़े, हिंडनबर्ग के साथ खड़े, और जाने कौन कौन सी, और हर विदेशी कंपनी के बचाव में खड़े, और देश की कंपनी सरकारी हो या प्राइवेट उसके खिलाफ खड़े, एलआईसी के खिलाफ खड़े, एसबीआई के खिलाफ खड़े, एचएएल के खिलाफ खड़े, और चाहे प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी हो सबके खिलाफ खड़े। तो ये सब मिलकर एक रहस्य का गहरा पर्दा बनाता है और जिसे हर भारतीय को जानने का हक है। रागिनी जी, अब आपके पास आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस यानी जो एसएल कवर है वो हाईएस्ट लेवल का है, Z+ सिक्योरिटी। तो इसका एक अर्थ है ना, उसका एक रेलेवेंस है, उसकी एक ग्रेविटी है। ऐसे में क्या इस तरह का रिस्क लेना सही है कि आप अपनी सिक्योरिटी वालों को ही ना बताएं कि आप कहां जा रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? बीजेपी को इसमें क्या कहा उन्होंने, निजी जो उनका ट्रैवल है उसमें उनको संदेह पैदा हो रहा है। अंजना जी, अव्वल तो मैं कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक या लेश मात्र की भी अगर लापरवाही होती है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो इसलिए भी क्योंकि उनके परिवार के ऊपर असुरक्षा और खतरे के बादल दशकों से मंडराते रहे हैं। मातृभूमि का कर्ज ऋण उतारते हुए इंदिरा गांधी जी शहीद हुई, 33 गोलियां उनके शरीर पर लगी थी। राजीव गांधी जी को बम से श्री पेरम्बदूर में उनके शरीर के चिथड़े उड़ा दिए गए। और मुझे गर्व है इस बात का कि राहुल गांधी जी के मन में इसके बावजूद भी जरा सी भी कड़वाहट नहीं है, और वो कम से कम देश के लोगों से जब मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो ये इस तरीके से कटीले झाड़ों के और तारों के पार खड़े करके बच्चों से बात नहीं करते। प्रेम, आत्मीयता, स्नेह के साथ गोद में उठाते हैं, माथा चूमते हैं, नब्ज टटोलते हैं, हाथ पकड़ के साथ में साथ चलते हैं। तो वो तो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, पहली बात। अब मैं आपके सवाल पर आ जाती हूँ। 2-3 सवाल आपने पूछे, 2-3 सवाल सुधांशु जी के थे। सबसे पहली बात तो ये है कि सीआरपीएफ ने जो चिट्ठी लिखी अंजना जी, वो एक संस्था और 2 लोगों के बीच की बात थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको चिट्ठी लिखी गई और राहुल जी को लिखी गई, और उसमें बताया गया कि सिक्योरिटी के क्या क्या लैप्सेस रहे। कुछ अंश आपने भी पढ़ के बताया। भाई, ये लीक कैसे हो गई चिट्ठी? कौन से सूत्र हैं जिन्होंने इसको लीक किया? किसने किया? कैसे हुआ? और ये इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि अगर सार्वजनिक तौर पर देश को, दुनिया को ये बताया जाता है कि बार बार राहुल गांधी जी की सुरक्षा में चूक हो रही है, लापरवाही हो रही है, तो ये उनकी सुरक्षा पर एक और घात है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सीआरपीएफ रिपोर्ट करता है होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं अमित शाह जी,
तो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड चिट्ठी लिखना और उसे लीक करना एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत ये संयोग है, ये सुनियोजित प्रयोग है। मैं समझती हूँ ये एक दूध पीता बच्चा समझ जाएगा, जान जाएगा। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि अगर ऐसा नहीं है तो उस सूत्रों का नाम जरूर सामने आना चाहिए जो जाकर न्यूज मीडिया और प्रिंट मीडिया को ये चिट्ठियां बांट रहे हैं, या फिर कम से कम होम मिनिस्ट्री की तरफ से डीजी सीआरपीएफ के कान जरूर उमेठे जाने चाहिए कि राहुल गांधी जी की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे को इस तरीके से सार्वजनिक किया गया। अब मैं तीसरी बात पर आ जाती हूँ, जो आपने कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये निजी विजिट है। अब सुधांशु जी आज बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जाते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में बोलने के लिए। मोदी जी को ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज नहीं बुलाता भाषण देने के लिए, सुधांशु जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कांग्रेस पार्टी उसके बारे में ट्वीट करती है, हफ्ते भर पहले से पूरा कैंपेन चलता है, वो अघोषित यात्रा कैसे हो गई? कंफ्यूज मत होइए। आप कह रहे हैं कि बाहर जाते हैं राहुल जी, बाहर जाके सांसदों से, अगर सांसदों से मुलाकात होती है वो भी सार्वजनिक होती है, कुछ छुपता नहीं है। अब तीसरी बात बोलती हूँ, राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वीजा देती है। भारत के एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे खड़े होकर उनके पासपोर्ट पर ठप्पा लगता है। भारत के एयरपोर्ट से विमान लेकर बाहर जाते हैं, और अगर भारत की इंटेलिजेंस को, होम मिनिस्ट्री को पता नहीं कि वो कहां जा रहे हैं, जैसे कि उन्हें पता नहीं था कि आरडीएक्स कैसे आया, जैसे कि उन्हें पता नहीं था कि पहलगांव में आतंकवादी कैसे घुस आए, तो कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा थोड़ी है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो आप क्या कर रहे हैं बैठकर, मुझे ये बताइए। और ये मत बोलिए, मैं भी कह सकती हूँ कि नवाज शरीफ से जाकर मिलकर काम किया और पाकिस्तान ने उसके बाद बार बार हमारे ऊपर आतंकी हमले किए, तो हम क्या मोदी जी को पाकिस्तान का एजेंट कहना शुरू कर दें? शी जिनपिंग से 72 बार उन्होंने मुलाकात की अपने कार्यकाल में, उसके बाद वो पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो गए, तो क्या हम मोदी जी को पाकिस्तान का, चीन का एजेंट कहना भी शुरू कर दें? देश के नेता प्रतिपक्ष के प्रति आपकी क्या धारणा और भावना है, वो आपके पहले वक्तव्य से पता चल गया। और अगर आपको राहुल गांधी जी की सुरक्षा की इतनी चिंता होती तो आज आपको व्याख्या न देनी पड़ती, आज एसपीजी सुरक्षा उनके पास और उनके परिवार के लोगों के पास होती। वो कोई एहसान नहीं था, उनके परिवार के लोगों ने शहादत दी है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। एसपीजी सुरक्षा मिली। सुधांशु जी जवाब दीजिए। हाँ, मैं बताना चाहता हूं, सारी बातों का क्रमवार जवाब देता हूं। देखिए, हमारी सुरक्षा और इनकी सुरक्षा में कोई तुलना नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में गए और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में दोनों भैया बहन बर्फ के गोले बना बनाकर मधुर मनोभावों के साथ खेल रहे थे। यह सुरक्षा के एक सुगठित वातावरण में संभव था, पूरे देश ने देखा है। मगर आपने अपने टर्न पे बोली, और आपके गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का वीडियो अवेलेबल है कि बतौर गृह मंत्री Z+ सिक्योरिटी में मैं जाता था तो मैं डल लेक पर, और जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया वो बहुत अशोभनीय शब्द है, मतलब उनके पैर के नीचे धरती फटी रहती थी डर के मारे जब गृह मंत्री के रूप में वो जाते थे। इसलिए जमीन आसमान का अंतर है वो बोलने के लिए। दूसरा, रागिनी जी ने कहा कि दूध पीता बच्चा भी समझ सकता। बिल्कुल, सीआरपीएफ के लोगों ने जो किया है वो तो अपनी नौकरी बचाने के लिए किया है, क्योंकि कल के दिन अगर कोई भी 19-20 घटना होती है, कोई धक्का मुक्की तक हो जाए, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो प्रोटेक्टी है उसको प्रोटेक्ट करना फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर प्रोटेक्टी उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो ये उनके लिए आवश्यक है एज पर लॉ। क्योंकि लॉ में तो आपका विश्वास नहीं है, ना चुनाव आयोग को लिखित में देना है, ना यहां लिखित में देना। और देखिए क्या मजेदार तर्क दिया जाता है जिसका कि कोई मतलब मिसाल ही नहीं दिया जा सकता, कि वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहां गए, ये चिट्ठी कैसे पता लग गई ये तो बताया जाए, पर राहुल गांधी कहां गए ये ना बताया जाए, और ना ये वो स्वयं बताएं। और रागिनी जी को शायद ना पता हो कि ऑक्सफोर्ड और ये मोदी जी को कह रहे हैं कि बुलाते नहीं, शायद आपको नहीं पता है। नवंबर 2024 में ऑक्सफोर्ड ने रिसर्च की है कि मोदी जी के अंडर में भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है। और आपके जब प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, जाके ऑक्सफोर्ड में बोले थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन के सामने कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, हमने बहुत कुछ सीखा है आपके द्वारा, हमारा तो आपसे बड़ा इंडेटेडनेस है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, और किसी के मिलने से नहीं होता। मैं सिर्फ एक लाइन में बोलना चाहूंगा, जब राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान अपने डोजियर में भारत के विरुद्ध कोट करे तब फर्क पड़ता है। जब ऐसे नेता से मिले जो अपने नक्शे में कश्मीर को अलग दिखा के करे तब कोट करता है, तब फर्क पड़ता है। और मैं एक लाइन और कह दूं, मगर भारत समर्थक किसी सांसद से क्यों नहीं मिलते?
मैं पूछना चाहता हूं जिनकी डेथ हो गई बेंजामिन गिल्बिन 2016 में, मैं पूछना चाहता हूं इंडिया कॉकस के चेयरमैन चाहे डेविड फ्रॉली रहे हों, इंडिया कॉकस के जितने भी चेयरमैन रहे हों, आप उनमें से किसी से मिले? एडवर्ड रॉयस से मिले? कभी नहीं मिले। भारत समर्थक सांसदों से नहीं मिलते, भारत विरोधी सांसदों से क्यों मिलते? मैं पूछना चाहता हूं इंडिया कॉकस, चेयरमैन ऑफ द फॉरेन अफेयर्स कमेटी, चेयरमैन ऑफ द इंडिया रिलेटेड कमेटी, इन सांसदों से मिलने का कोई आप बताइए जो मैंने नाम गिनाया 2016 जो भारत के प्रबल समर्थक सांसद माने जाते हैं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं होती? ठीक है, इसका एक जवाब जरूर दीजिएगा। इल्हान उमर खास तौर पर जिन्होंने कश्मीर पर इतनी भारत विरोधी बातें कही हैं, उनसे उनकी मुलाकात को भी लेकर हुआ। लेकिन मैं दूसरी बात कह रही हूं, देखिए रागिनी जी, पॉलिटिकल फाइट अलग है, बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन 21 अगस्त 2025 अजय राय ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी कि उनकी सुरक्षा राहुल गांधी जी की बढ़ाई जाए, और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी 23 जनवरी 2024 को कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा बढ़ाने की मांग उनकी की गई। तो जब जब राहुल गांधी ने इस तरह से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, हम आपके सामने बता रहे हैं, वो तारीख के साथ बता रहे हैं किस नेता ने लिखा। आप ये कहिए कि सबको पता रहता है, एमईए को पता रहता है, भाई जहां वीजा लगा वहां पता रहता है, ये सब अलग बातें हैं, लेकिन एक औपचारिक तरीका है ना, एक औपचारिक तरीका है जिसमें आपको अपने सिक्योरिटी में सीआरपीएफ को इंफॉर्मेशन देनी रहती है। चिट्ठी लीक हो गई वो बड़ी बात है, या फिर ये बड़ी बात है कि इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है? क्योंकि कोई भी चूक मतलब क्षमा योग्य नहीं होगा ना, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अंजना जी, आपने अच्छा किया, आपने 2 चिट्ठियां दिखाई जो कांग्रेस के नेताओं ने लिखी। उसके जवाब में अमित शाह जी ने क्या लिखा वो नहीं आप दिखा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, वो जवाब ही नहीं देते। मोदी जी को चिट्ठी लिखी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठियां लिखी जाती है, कोई जवाब नहीं देते। जो बैठकें होती हैं पार्लियामेंट की, जो सारे विपक्षी दल एक साथ बैठते नहीं आते, उनका मन नहीं करता। तो चलिए, वो चिट्ठी हम लिख रहे हैं, उसका जवाब नहीं मिल रहा है, वो भी एक अलग चर्चा का विषय। पर 2-3 बात देखिए, सीआरपीएफ को अगर आप गूगल करेंगी, सीआरपीएफ कभी भी सुरक्षा देने के लिए मंत्री हो, संतरी हो, प्रधानमंत्री हो, वीआईपी हो, नेता हो, विदेश की भूमि में सीआरपीएफ नहीं जाती। सीआरपीएफ का जो काम है वो देश में इंटरनली नेताओं को सुरक्षा देने का काम है। पर ये चिट्ठी सीआरपीएफ ने लिखी कि विदेश में यात्राएं होती हैं, वहां राहुल जी की सुरक्षा की हमें चिंता है, जो उनके दायरे से ही बाहर का काम है। ये स्क्रिप्ट तो दी गई सीआरपीएफ को लिखने के लिए, पर बड़ी कमजोर स्क्रिप्ट थी, उसमें बार बार ये खामियां निकल कर आ रही है। और चिट्ठी लीक कैसे हुई, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। वो इसलिए क्योंकि उसमें भी संवेदनशील जानकारी है राहुल जी के संबंध में। पर मैं 2-3 बातें जल्दी जल्दी यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। एक तो ये कहना कि बड़े ही अजीबोगरीब अंदाज में राहुल गांधी अपनी बहन के साथ कश्मीर में बर्फ के गोलों में खेल रहे थे, मुझे लगता है बहुत ही निम्न स्तरीय टिप्पणी है। 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की, मोहब्बत के फेविकोल से देश को जोड़ने की राहुल गांधी जी ने जो की, मोदी जी की तरह बैठकर केवल अपने मन की बात एयर कंडीशन कमरों से और रेडियो के माध्यम से नहीं बोले, जाकर लोगों के आंसू पोंछे, उनकी नब्ज टटोली, उनकी समस्याओं को सुना, और कश्मीर में जाकर वो यात्रा खत्म हुई थी उसकी इस तरीके से व्याख्या करना, मुझे लगता है आप थोड़े प्रेशर में हैं। जिस तरीके के निम्न स्तरीय डिबेट चलते हैं सुधांशु जी, कि आपको भी ऐसी टिप्पणी करनी पड़ रही है, मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, तो कृपया ये बात आप ना बोलें। अब मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और मोदी जी जब आज भी प्रधानमंत्री हैं, इसके बीच में उनकी भी सुरक्षा को लेकर बड़ी सारी बयानबाजी हुई कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, उनकी जान को खतरा है। उनके, आपको याद होगा अंजना जी, पंजाब में भी एक वाकया हुआ था जब उनका काफिला कुछ मिनट के लिए फ्लाईओवर पे रोक दिया गया था, बड़ा हो हल्ला मचा। कौन सी जांच हुई भाई, क्या हुआ? ये पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अंजना जी। तो इसलिए इस वक्त जब राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा महादेवपुरा में और वोटर अधिकार यात्रा की अपार सफलता हुई बिहार में, और पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है, तो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक फिर लेकर आ गए, एक नया तमाशा, एक और चिट्ठी जो लिखी गई फिर लीक हो गई, अब उस पर चर्चा कीजिए, राहुल गांधी यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं। अच्छा बताइए, मोदी जी पिछले 3 साल में 295 करोड़ रुपए खर्च करके विदेश यात्राओं में गए, और हमें क्या मिला? ना चीन हमारे साथ खड़ा है, ना पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है, नेपाल ने मुंह मोड़ लिया, किसी एक देश ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया, ठीक है, तुर्की हमारे साथ। सुधांशु जी एकदम छोटा सा जवाब देना होगा क्योंकि बाकी दोनों लोग इंतजार कर रहे हैं, आप बहुत देर से, जल्दी जल्दी से 2 लाइन का जवाब सुधांशु जी, 2 लाइन का जवाब, बाकी दोनों के पास जाना, 2 लाइन। देखिए, जब इन्होंने, मैंने ये कहा कि दोनों भाई बहन सुरक्षा के वातावरण में खेल रहे थे तो रागिनी जी को बहुत बुरा लग गया, तो रागिनी जी अब कान खोल के सुनिए। आपकी सरकार थी,
और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे अनुराग ठाकुर जी, उनके नेतृत्व में यात्रा गई। आप लोगों ने रोक दिया एयरपोर्ट पे। सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली, अनंत कुमार गिरफ्तार कर लिए गए। कहा गया सिक्योरिटी की वजह से आगे नहीं जा सकते। क्या बात करते हैं आप? 1992 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को रोक दिया गया, कहा हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, सिक्योरिटी की बीच में नहीं। और कांग्रेस के शासनकाल में 1989 से 1999 तक श्रीनगर के लाल चौक के ऊपर जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नहीं झंडा फहरा सकता था। वो हमारी सरकार अटल जी के आने के बाद 26 जनवरी 1999 10 साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के ऊपर राज्यपाल नहीं झंडा फहरा पाया। इसलिए देखिए, जो बात है फैक्चुअल करनी चाहिए। ये एकदम से ये गलत था, वो गलत था, ये नहीं करना चाहिए। मैंने फैक्ट के साथ रख दिया। बाकी जब आपका टर्न आए तो आप। राहुल गांधी का ये सीआरपीएफ को इंफॉर्मेशन नहीं देने से कैसे जुड़ा हुआ है सुधांशु जी, जो आप बता रहे हैं? ये विदेशी दौरे से सीआरपीएफ को नहीं बताने से कैसे जुड़ा हुआ है कि कश्मीर में आज सुरक्षा बेहतर है? देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, ये इस कांग्रेस के लोगों को इस ढंग की बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति Z+ ASL प्रोटेक्टिव होता है, देखिए सीआरपीएफ की सिक्योरिटी सिर्फ Z+ को नहीं होती, Y भी है, Y+ भी है, X भी है। बट जो Z+ ASL है, उसमें संबंधित देश की एम्बेसी को भी सूचित किया जाता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत संवेदनशील मानी जाती है। इवन इनके दौरे हुकूमत में जब आडवाणी जी जाते थे विदेश, तो उस समय संबंधित एम्बेसी को सूचित किया जाता था। चूंकि एम्बेसी उस समय अडवाणी जी की सुरक्षा बहुत सेंसिटिव थी आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। डॉक्टर जोशी जाते थे तो सूचित किया जाता था। इसलिए वो ये नहीं कहते, वो कहते हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि संबंधित देश की सरकार को भी इस बारे में सतर्क किया जा सके। मगर यहां समस्या क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कौन सी ऐसी गुप्त जगहों पे जाना है? अरे जीवन खुली किताब होनी चाहिए भाई, जाके देख लो, जहां जाना है वहां जाना है, किससे मिलना है, कहां जाना है। एक तो सबसे ज्यादा विदेश जाना है और बता के नहीं जाना है, उसके बाद बहाना लगाना है। आपको भी नवल जी थोड़ा इंतजार और करना होगा। मुझे रागिनी जी से एक जवाब ले लेने दीजिए। 2020 से दिसंबर 2022 तक 113 बार सुरक्षा नियम तोड़ने का आरोप है राहुल गांधी पर। अब ऐसे में ये मतलब ठीक है, आप जाइए और वो कह रहे हैं कि खुली किताब होनी चाहिए, सीआरपीएफ को इंफॉर्मेशन हो, उसमें क्या गलत है? अगर एक सिक्योरिटी एजेंसी कह रही है कि भाई हमें भी बताइए, तो क्या दिक्कत है? बात सुरक्षा की है ना। हाँ, मैं एक जवाब दूंगी सुधांशु जी का, फिर आपके सवाल पर आती हूँ। अनुराग ठाकुर को रोकने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट पर रोक दिया था, नहीं जाने दिया गया आगे। हाथरस में राहुल गांधी जी और प्रियंका जी जाना चाह रहे थे, दोनों को डिटेन करके आपकी सरकार थी, आपने बिठा दिया। अब आप बीच में सुधांशु जी बीच में नहीं, हाँ आप बीच में जल्दी पूरा कीजिए। तो आपने किया था ये, तो आप इस तरीके की बातें, इससे कुछ भी साबित नहीं होता है सुधांशु जी। और अंजना जी, आप ठीक कह रही, जानकारी देनी चाहिए, जानकारी देते भी हैं, लेकिन ऐसे समय पर अनर्गल आरोप लगाकर, एक चिट्ठी को लीक कर कर आप सार्वजनिक तौर से कहीं ना कहीं जो गति है हमारे वोट चोरी अभियान की, उसको अगर आप कम करना चाहते हैं, आप दबाव में लाना चाहते हैं, आप डाइवर्जनरी टैक्टिक करना चाहते हैं, आपको लगता है एसआईआर के मुद्दे से, वोट चोरी के मुद्दे से हम भटक जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा सुधांशु जी। क्योंकि इस देश में अगर कोई एक नेता है जो महिलाओं के, नौजवानों के, किसानों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, आदिवासियों के, मणिपुर से लेकर हाथरस से लेकर पुलवामा से लेकर पहलगांव तक साथ में खड़ा रहा, तो वो राहुल गांधी हैं। वो इस देश की जनता के मन में जगह बना चुके हैं। आप इस तरीके से कुछ भी छीछा लेदर करते रहिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए जल्दी से एक बार मलुक नागर जी आपके पास आ रहे हैं। मलुक नागर जी, वो कह रहे हैं कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, ध्यान भटकाने के लिए ये बात बताई जा रही है कि सीआरपीएफ को वो बताते नहीं कहां जा रहे हैं। अंजना जी, ये इसको आराम से समझना पड़ेगा। सुरक्षा से संबंधित दो बातें होगी, एक तो देश के अंदर और एक देश के बाहर। तो जो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं रागिनी जी, जो कह रही हैं कि सीआरपीएफ का तो कोई मतलब ही नहीं है। सीआरपीएफ का मतलब है, अगर पहले ऑफिशियल ईमेल से सांसद की से जब हम जाते हैं तो भेजते हैं, अगर नहीं भेजा तो वहां सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो अगर नहीं भेजा और वहां चले गए अंदर और वहां 20-30 लोग खड़े हैं और उन्होंने कोई बदतमीजी कर दी, तो आरोप लगेगा सीआरपीएफ पे, आरोप लगेगा देश की सरकार पे। तो ये मैंडेटरी होना चाहिए, हम सांसदों के लिए हम भेजते हैं। दूसरा आता है जिसको Z+ ASL सुरक्षा मिलती है, तो विदेश में एक हमारे देश का प्रोटोकॉल ऑफिसर रहता है और उस हमारे देश के तरफ से
उस देश के प्रोटोकॉल ऑफिसर को हमारी सांसद की ऑफिशियल ईमेल से उसको पहले भेजा जाएगा। वो उस देश के सिक्योरिटी संबंधित और कंसर्न ऑफिसर्स को कांटेक्ट करेगा और Z+ASL जो हमारे देश में 3 लोगों को है, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, डिफेंस मिनिस्टर को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, तो ऐसे लोगों को उस देश की जिम्मेदारी होती है कि वो सुरक्षा उपलब्ध कराएं। तो क्या कारण है जो हमारे देश के अंदर CRPF के ऑफिसर्स के नौकरी तक खतरे में पड़ जाए अगर कोई बात हो जाए तो क्यों नहीं करा जाता? एक तरफ इनके लोग सिक्योरिटी बढ़वाते हैं, एक तरफ सिक्योरिटी संबंधित अपने प्रोटोकॉल को इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या कारण है? विदेश में जाकर के जो रागिनी जी ने कहा, जो कांग्रेस के दूसरे नेता बोल रहे हैं कि प्राइवेट विजिट है, मान लिया मैं बहुत जाता हूं, फ्रीक्वेंट फ्लायर हूं, तो विदेश में जब जाते हैं और अगर हम केवल परिवार के साथ और अपनी शॉपिंग और अपने आप ठहरे चुप रहे, किसी से ना मिलें, तो प्राइवेट यात्रा है। अगर वहां जाके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहां जाके हम डेलीगेशन से मिलेंगे, वहां जाके उस देश के सांसदों से मिलेंगे, वहां जाकर के और जो चर्चित चेहरे हैं, चाहे वो खराब में हमारे देश के चाहे खिलाफ हैं, उनसे अगर मिलेंगे तो वो प्राइवेट दौरा कहां रह गया? तो जो हमारे आज इस देश के नेशनल टेलीविजन पे सबसे बड़े आज तक पे बहस हो रही है, उसमें इशू को डाइवर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सांसदों का जो प्रोटोकॉल है उसको अगर पूरी तरह निभाएं, उसको अगर अपनाए, तो उन लोगों की नौकरी खतरे में नहीं पड़ेगी। विदेश में अगर जाएं, जो कांग्रेस के नेता सिक्योरिटी मांग रहे हैं, विदेश में अगर कोई हादसा हो गया और ये उस देश के प्रोटोकॉल ऑफिसर को ऑफिशियल सांसद की ईमेल से या LOP के पद के ईमेल से, जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, अगर ये नहीं करेंगे, अगर उस देश में कोई घटना होगी तो उस देश में भी हमारे देश की बदनामी होगी, हमारे देश में भी हाहाकार मचेगा। ऐसी क्या कारण है जो इन चीजों को बचाया जाता है? आराम से समझना चाहिए, समझाना चाहिए। ये देश की सरकार की, हम सब लोगों की, बुलाया था आपको मलूक जी, हो गया। लोकसभा की जिम्मेदारी बैठती है कि LOP जो है वो आप सही तरीके से हमारे देश में भी रहे और विदेश में भी जाके LOP सही तरीके से रहे और देश के लिए काम करें। जी नवल जी, अब आपके पास आ रहे हैं। नवल जी देखिए, बड़ा इशू क्या है, इसको कह देना कि ये डाइवर्जनरी टैक्स, ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स कैसे हो सकता है भाई? करोड़ों रुपए हम आम आदमी का, टैक्स पेयर का पैसा जाता है सबको सुरक्षा देने में, नेताओं, मंत्रियों, सबको, जितने भी माननीय हैं, हमारा पैसा जाता है उस सुरक्षा में। अगर सुरक्षा में ही अनदेखी की जाएगी, बाद में कुछ होगा तो किसकी नौकरी जाएगी? क्या फिर पर्पस कैसे सॉल्व होगा? कुछ बताएंगे, कुछ छिपाएंगे, ये कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही आपने, और डिबेट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है। ये इतना दिन लग जाता है इन चीज़ों को के ऊपर डिबेट करने में, सरकार को और CRPF को इन चीज़ों को बाहर लाने में। और अभी सुधांशु जी बड़ा इंटरेस्टिंग बात कह रहे थे कि सांसद के रूप में जब मंदिर में जाते हैं तो कोई बयानबाजी नहीं करते हैं। अरे जिनका उदय ही मंदिर मस्जिद विवाद पे हुआ है और मंदिर को पूरा अपना प्राइवेट भारतीय जनता पार्टी ने अपना इवेंट बना लिया, वो इस तरह की बात करते हैं। पूरा देश समझ चुका है। आप LOP की बात करते हैं कि सरकार है, सरकार का महत्वपूर्ण अंग है, LOP का माइक बंद कर देते हैं। मलूक जी, LOP का माइक बंद करते हैं विपक्ष। आप सुनिए तो, LOP का कितना सम्मान करते हैं सदन में, वो सबको पता है। विपक्षी नेताओं का कितना सम्मान करते हैं सबको पता है। विपक्ष के मुख्यमंत्रियों का कितना सम्मान करते हैं सबको पता चलता है। जेल में रखते हैं, पता कारण भी नहीं पता था जेल में आपने क्यों रखा। ये सब कहने की बात है। वास्तव में तो डाइवर्जनरी पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, कहने को कुछ नहीं है और उनकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों के तरफ हमारा इशारा था वो सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ और हमने पूरी बात को बिहार की जनता के सामने, देश की जनता के सामने पेश किया। राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण उसमें भूमिका निभाई। ये सारी बातें जो हैं उनके राजनीतिक विमर्श को सत्ते में ला दिया है, एग्जिस्टेंस को ला दिया है। यही कारण है कि इस तरह की बातों पे भी डिबेट करा के, और बड़ी बात, अगर ये सुरक्षा का मुद्दा है तो जब था, जहां जाते हैं उनको ध्यान रखना, जो एजेंसी हैं उनको अपना काम करना चाहिए। ये कैसे, इतना समय कैसे लग गया इस पर डिबेट कराने में और इसको बाहर निकालने में। इसलिए वास्तव में भारतीय जनता पार्टी परेशान है। बिहार में अगर सरकार उनकी जाएगी तो देश में भी सरकार गिरेगी। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए
मल्लुक नागर टाइप के लोग भी इस तरह की बात करते हैं, उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अदरवाइज सही बात यही है कि चुनाव सामने है, हार निश्चित है, और यही कारण है कि लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। तमाम तरह के एजेंसी लगाते हैं बदनाम करने का, उसमें ये भी है। देखिए, अभी नवल किशोर जी ने अकारण ये विषय ले आए, मंदिर वाला विषय। नवल किशोर जी, वैसे ये बताइए, मुहर्रम के ताजिए के साथ जो बड़ा सिजदा किया गया था लालू प्रसाद यादव जी ने घर पे बुला के, वो चुनाव की वजह से किया था या कोई इस्लाम के लिए इतनी अकीदत आ गई है दिल में, ऐसा अकीदा जाग गया है दिल में कि मुहर्रम के ताजिए के लिए जरूरत पड़ गई? और शायद आपको स्वयं ना पता हो कि मुहर्रम का ताजिया निकाला क्यों जाता है और किस लिए निकाला जाता है। और राबड़ी देवी जी वो ताम्र पात्र लेकर उसके ऊपर जल चढ़ा रही थी, वाह क्या गजब है, इसी के लिए देश को कहते हैं। और देखिए साहब, और उसके बाद इनके नेता क्या बोलते थे, रामचरितमानस फाड़ो और मुहर्रम के ताजिए के आगे सर झुकाओ। राजनीति इसे कहते हैं महोदय, अन्य कोई बात नहीं होती। अब मैं इस पर सिक्योरिटी पे जवाब देता हूं। वैसे देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना है कि सिक्योरिटी वाले विषय को बहुत वो नहीं बनाना चाहिए, मगर मुझे अंजना जी एक लाइटर नोट पे याद आता है, आज से करीब 25 साल पहले की बात है, जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री पद से हटी हैं और उनको सिक्योरिटी मिली, तो कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की लालू यादव जी से कि भाई राबड़ी देवी जी को किस चीज से खतरा है जो उन्हें सिक्योरिटी मिली। तो लालू यादव जी ने बड़ा, जैसे उनका एक रोचक लहजा है, बड़ा मजेदार ढंग का जवाब दिया था। कह अरे तमाम आओ पकाओ खाओ आदमी सिक्योरिटी लेके घूम रहा है, और क्या फर्क पड़ गया है, पूर्व मुख्यमंत्री अगर उसको सिक्योरिटी मिल गई तो क्या हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं नवल किशोर जी कि सिक्योरिटी लेके घूम रहा है करके जो उन्होंने बात कही, आओ पकाओ खाओ आदमी, तो मैं पूछ रहा हूं कि जो राहुल गांधी जी हैं वो गंभीर सुरक्षा के घेरे में हैं, या राहुल गांधी जो लालू प्रसाद यादव जी ने मजाक में बात बोली थी ये उस श्रेणी में है। मुझे लगता है अपनी गंभीर सुरक्षा को इस ढंग का हास्यास्पद मजाक बनाने से बचना चाहिए। और मैं अंजना जी एक व्यक्तिगत अनुभव ही बताता हूं। 2022 में मैं अमेरिका गया, शिकागो में मेरा एक प्रोग्राम था, दैट वाज अ पर्सनल विजिट, मगर थोड़ी देर बाद पता चला मेरे साथ एक और सांसद भी थे, वो भी भाजपा के थे। तो होटल के बाहर 4 पुलिस के सिपाही आ गए, तो हम लोगों ने पूछा क्या, तो कहा उनको ये पता चला कोई प्रदर्शन कर सकता है आकर, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, तो 4 पुलिस वाले आ गए। ऐसी घटनाओं के लिए आवश्यकता होती है कि आपके प्रोग्राम की जानकारी काउंसलेट को भी रहे, एम्बेसी को भी रहे। यहां पर विषय सुरक्षा नहीं है, यहां विषय रहस्य का पर्दा है, जो जिंदगी से लेके और देश के हो रही गतिविधियों से लेके। और मैं एक बात, रागिनी जी आपने कहा एटम बम फोड़ दिया, SIR, तो मैं जरा दर्शकों से पूछना चाहता हूं, ये ईवीएम हैक थी ना? अगर ईवीएम हैक थी तो SIR की जरूरत क्या थी? फिर तो वोटर लिस्ट बदलने की जरूरत नहीं थी। आप लोग कहते थे बटन कोई दबाओ वोट तो भाजपा जाता है, इसका मतलब वो झूठ था, या तो वो झूठ था या ये झूठ है, दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। दोनों पर उन्होंने कहा है और SIR पर भी कहा है कि अब ईवीएम और वोट दबाओ, कहीं भी बटन दबाओ वोट भाजपा को जाता है, वो सब कैसे खत्म हो गया? हाँ, तो ये मोदी जी की तस्वीर है सऊदी अरब की। तो यहाँ पर अपने देश में तो मोदी जी कपड़ा देखकर पहचान लेते हैं, है ना, और फिर दूसरे देश में जाकर वही कपड़ा पहने हुए से गले भी लगते हैं। तो हम करें तो हाहाकार, आप करें तो जय जयकार। ये तो बहुत ही दोगली बात है सुधांशु जी। तो राबड़ी जी पर आप आरोप लगा रहे हैं। इस देश में ऐसी कोई बहस नहीं हो सकती जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हों और मंदिर मस्जिद या ताजियों या हिंदू मुसलमान और इसकी चर्चा ना हो। अब वो आज का विषय नहीं था, इसलिए वहां नहीं जाती। आप कंफ्यूजियाइए मत लोगों को। 2 तरीके की विदेश यात्राएं होती हैं। एक विदेश यात्रा होती है जिसमें राहुल गांधी जाते हैं, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में भाषण देते हैं, किसी पैनल डिस्कशन का पार्ट बनते हैं, कुछ सांसदों से मिलते हैं, कुछ राजनेताओं से मिलते हैं, उसकी औपचारिक जानकारी सबके पास होती है। कांग्रेस 1 हफ्ते पहले से वो ट्वीट करना शुरू करती है, सोशल मीडिया पर डालना शुरू करती है। एक निजी यात्रा होती है। उस निजी यात्रा में आप अपने भाड़े के स्टॉकर्स को भेजते हैं, ट्रोलर्स को भेजते हैं, जो राहुल गांधी जी की फोटो खींचते हैं, उसे लीक करते हैं। फोटो लीक करने तक तो ठीक था, अब आप उनकी आप संवेदनशील जानकारी वाली चिट्ठियां भी लीक करवा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि पूरा देश बिहार के चुनाव को भूलकर उस चिट्ठी के बारे में बात करें। बिल्कुल, एटम बॉम्ब फूटा, हाइड्रोजन बॉम्ब फूटने वाला है, वोट चोरी पर कारपेट बॉम्बिंग होगी। और यही कारण है कि मोदी जी को हार जो है ना
वो सुरसा की तरह मुंह बाए प्रत्यक्ष खड़ी हुई दिख रही है। और वही कारण है कि ये इस तरीके की चिट्ठियां अचानक बिहार के चुनाव से पहले निकल कर आ रही हैं और खामखा का मुद्दा ये बनाया जा रहा है। तो आप दोनों चीजों को कंफ्यूज मत करिए और जनता को भी कंफ्यूज मत करिए। साफ तरीके से बात करिए, साफ गोई से बात करिए। लीक चिट्ठी कैसी हुई, पहली बात। टाइमिंग कैसी है, दूसरी बात। सीआरपीएफ की क्या विदेश में क्या भूमिका है, चौथी बात। और आप किस तरीके से उसको घुमा फिराकर जलेबी बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, ये आखिरी बात। और अंत में एक लाइन और बोलूंगी अंजना जी। आपने कहा बहुत सारे पैसे, करोड़ों रुपए सुरक्षा में लगते हैं वीआईपी नेताओं की, बिल्कुल सही बात। 295 करोड़ रुपया जो 2021 से 2024 के बीच में मोदी जी की विदेश यात्राओं में लगा, वो भी जनता का पैसा था। ट्रंप ने जैसे मखौल बनाया, तारीख पे तारीख की जगह टैरिफ पे टैरिफ हम पर लगाया, क्या मिला हमें? यात्राओं से हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब हुआ। शी जिनपिंग से क्या हमें फायदा हुआ? किस तरीके से चीन हमारे खिलाफ खड़ा है आज के समय में। और पीएम केयर में चीन का फंड कौन ले रहा था, ये पूछिए सुधांशु जी से। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ जो गलबैया करते रहे मोदी जी, वहां जाकर मिलते रहे, उसका पैसा क्या जनता का पैसा नहीं था? तो ये सारे सवाल उठेंगे। पर मैं फिर कहूंगी कि हम देश के प्रधानमंत्री को रहस्यात्मक तौर पर, संदेहास्पद तौर पर चीन का, पाकिस्तान का, अमेरिका के एजेंट नहीं बोलेंगे। आप भी देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए सम्मानजनक तरीके से बात करिए और इस तरीके की भाषा का प्रयोग। ठीक है, वो जवाब दें उससे पहले एक अंत में उन्होंने हिस्सा, चलिए चिट्ठी को हटाइए, उन्होंने कहा कि अभी आप लोगों का स्टैंड क्या है? अगर वाकई ईवीएम में कोई भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को ही जाता है, तो क्या वो मशीन अब ठीक हो गई है और गड़बड़ी एसआईआर में करनी पड़ रही है, या वो मशीनें भी खराब है फिर भी एसआईआर में गड़बड़ कर रहे हैं, उनको और वोट चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं ये कहना भी चाहती हूं। उन्होंने पूछा था, मैंने नहीं पूछा है। अच्छा, क्योंकि मेरी तबीयत पिछले हफ्ते काफी खराब थी, मैं नेपाल की किसी डिबेट में नहीं आ पाई। मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है अंजना जी, कि नेपाल जैसा वाकया कभी भी इस देश में नहीं हो सकता। और उसके संस्थापक जो थे वो इस देश को बनाने वाले लोग थे। पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो, मौलाना आजाद हो, भगत सिंह हो, तमाम, महात्मा गांधी हो, तमाम लोग थे। उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को फूल प्रूफ बनाया और हम चाहते हैं कि वो वैसा ही रहे। हमने ईवीएम पे सवाल उठाया तो वीवीपैट आई, वीवीपैट पे सवाल उठा तो 5% मिलान हो, ये बात आई। फिर हमने कहा कि 5% से ज्यादा मिलान होना चाहिए, वो सरकार नहीं मानी। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुधार धीरे धीरे आया। पर अगर बूथ कैप्चरिंग बंद हो जाए और वोटर लिस्ट कैप्चरिंग शुरू हो जाए तो क्या उसको हम आंख बंद करके बर्दाश्त कर लेंगे? ये नहीं होगा। अगर एक घर में 300 वोटर रजिस्टर्ड हैं तो गलत है। अगर किसी का मकान नंबर 0 है तो गलत है। अगर किसी के माता पिता का नाम XYZ TPQRTS है तो गलत है। अगर आप डिजिटल, जब तक सुप्रीम कोर्ट कान ना उमेठे तो आप आधार कार्ड को मान्यता निराधार बना देंगे, मान्यता नहीं देंगे तो वो गलत है। अगर आप डिजिटल रीडेबल इलेक्टोरल रोल्स नहीं देंगे तो वो गलत है। और हमने उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अंजना जी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में देखा कि किस तरीके से धांधली हो जाती है। तो सवाल उठाने से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है, मजबूत होता है। पर हर सवाल उठाने वाले को आप देशद्रोही करार दें, ये लोकतंत्र को कमजोर करता है। सुधांशु जी, 4 उनके सवाल हैं। वो कह रहे हैं कि सवाल उठाना जरूरी है और ईवीएम के मुद्दे पर उन्होंने कहा, लेकिन 3 बड़ी बातें वो कह रही है। सीआरपीएफ का क्या लेना देना है विदेशी दौरे से, और इस वक्त की टाइमिंग क्यों ये चिट्ठी लीक हो रही है, और क्या जानबूझकर इशू बनाया जा रहा है इस वक्त? टाइमिंग का सीधा संबंध उनके विदेश जाने से है, उसका टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है। और फिर मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, आपके जो लाखों दर्शक हैं जरा देख रहे होंगे, कांग्रेस में एक से एक विद्वान लोग हैं, उन्हें कभी नहीं बुलाया जाता हार्वर्ड में थिंक टैंक में बोलने के लिए। अभिषेक मनु सिंघवी जी को, शशि थरूर जी को, इवन मैं ये भी कहूंगा चिदम्बरम साहब अच्छा बोल सकते हैं, सलमान खुर्शीद साहब बोल सकते हैं, मगर मैंने सुना नहीं किसी को कि कभी बुलाया जाता हो। राहुल गांधी जी में अपरिमित प्रतिभा लोगों को नजर आती है, अद्भुत ज्ञान नजर आता है कि इन सब लोगों की एजुकेशन, एलोक्वेंस, नॉलेज सबसे ऊपर नजर आता है, तब लोगों के दिमाग में संदेह उत्पन्न होता है। दूसरी बात, आपने हाइड्रोजन बम की कही, तो मैं एक बात दर्शकों से बता देना चाहता हूं, अरे तो सत्ता में रहते हुए हाइड्रोजन बम न फोड़ पाए। हाइड्रोजन बम का विस्फोट भारत ने 13 मई 1998 को किया था, 11 मई को एटम बम का किया था, और जो 74 में इंदिरा जी ने किया था वो एटम बम भी नहीं था, वो एक परमाणु विस्फोट था जो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया गया था। ये ऑफिशियल स्टैंड है अटल जी की सरकार में, यानी न्यूक्लियर
फिशन से होता है एटम बम, न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है हाइड्रोजन बम। न्यूक्लियर फ्यूजन वाला जिसको न्यूक्लियर बम कहते हैं वो हमने फोड़ा था, और हमने कहा था वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। सत्ता में रह के तो फोड़ ना पाए, और उसके बाद मुझे लगता है बाहर आके खिलाफ हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, जिसे वो सियासी हाइड्रोजन बम होगा। एक लाइन बोल लीजिए पाकिस्तान ने सियासी हाइड्रोजन बम, सुनिए एक लाइन प्लीज। एक लाइन नवल जी आ रही। अरे ये जो अब्दुल राशिद मंत्री थे ना पाकिस्तान के, जो कहते थे मैंने पाव पाव भर के एटम बम रखे हुए हैं, तो ये पाव पाव भर वाला एटम बम है, ये वही फोड़ते रहेंगे और उसी के मुगालते में जीते रहेंगे। ये पाव पाव भर वाला एटम बम है जो पाकिस्तान का मंत्री कहता था। बस 10 सेकंड लूंगी। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पौवा पौवा भर वाले धरे रह गए और झुआ पर बम जाके गिर गया। अरे आप सुनिए ना, आप इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और आप कह रहे हैं कि हर बात जो कही जाए उसका शब्दानुवाद होना चाहिए। भावानुवाद समझिए। क्या यहाँ पर सच में हाइड्रोजन बम का विस्फोट भारत के अंदर होने जा रहा है? हाइड्रोजन बम का विस्फोट इसलिए होगा क्योंकि आपकी एक और बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी, और जैसा महादेवपुरा में दिखाया गया उससे भी बड़ी धांधली आपकी हरियाणा में भी पकड़ी जाएगी। तो आप उस हाइड्रोजन बम के लिए तैयार रहिए। एक जोर का झटका है जो जोर से ही लगेगा, इस बार धीरे से नहीं लगेगा। और ऐसे तो मैं आपसे कोई भी जो कहावत बोलूं वो मैं कहूँ गिरेबान के भीतर झांकिए, तो आप क्या सच में गिरेबान के भीतर ही झांकने लगेंगे? ऐसा अनर्गल वक्तव्य मत दीजिए सुधांशु जी, हास्यास्पद लगता है। नवल जी जल्दी से एक रिएक्शन आपसे हाइड्रोजन बॉम्ब पर। चलिए, इन्होंने स्वीकार कर लिया। सुधांशु जी के समझ पे आज हम लोग हंसने पे मजबूर हैं कि नवल जी की आवाज रखिए, बाकी की नीचे कीजिए। हाँ नवल जी बोलिए, नवल जी बोलिए। नहीं, सुधांशु जी की राजनीतिक समझ में तो बहुत आगे हैं, करते करते वो सांसद तक पहुंच गए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हाइड्रोजन बम और एटम बम का इस्तेमाल जिस संदर्भ में हो रहा था उससे कहीं और जाएंगे, पोखरण तक चले जाएंगे और 1974 तक चले जाएंगे। यही काम आप करते हैं राजनीति में, भटकाने वाला काम करते हैं, लोगों को इधर उधर घुमाने का काम करते हैं। सही बात यह है कि बिहार में लोग मुद्दे पे आपसे बात करना चाहते हैं, आपने कुछ नहीं किया है, इसलिए गुमराह करने का कोशिश मत कीजिए, जवाब दीजिए। सिर्फ मलुक जी 2 लाइन का जल्दी से। हाँ, अंजना जी, आपने पूछा कि विदेश जाने के लिए सीआरपीएफ का क्या लेना देना। हाँ। जब गेट पे एयरपोर्ट के घुसेंगे तो 2 तरह की फ्लाइट्स हैं, एक देश के अंदर और एक देश के बाहर के लिए। तो जो देश के बाहर के लिए है वो दूर है, आप भी कितनी बार गए हैं। तो दूर तक जाने के लिए सीआरपीएफ के लोग उस नेता के साथ रहेंगे जब तक हवाई जहाज के अंदर नहीं घुसाएंगे, इसीलिए उन्होंने कंप्लेंट करी है। तो सीआरपीएफ का ही तो मतलब है कि हमारे देश में जहां हजारों लोग एयरपोर्ट पर होते हैं वहां सीआरपीएफ के आदमी को पता ही ना हो कि कौन आदमी आएगा, और बगैर उसको इजाजत नहीं है। 30 सेकंड का टाइम है सुधांशु जी सबका जवाब देने का। सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है आपके पास सबकी बातों के जवाब देने का। और नवल जी कह रहे हैं कि बिहार को जवाब मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं, देखिए मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए, राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता 2 सबसे बड़ी चीज हैं, और इसके अलावा विश्वसनीयता, जो कांग्रेस नहीं बता पाई कि जब बटन दबाने पे सारा वोट बीजेपी के पास जा रहा था ईवीएम में, तो फिर यह मुद्दा कैसे आ गया। और जो नवल जी ने बिहार की बात कही, तो वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिहार में बेचारे राहुल गांधी जी का इतना पीछे चले रहे तेजस्वी यादव जी, शायद हमका सीएम प्रोजेक्ट कर दें। उनका गला सूख गया कहते हुए राहुल जी पीएम है, राहुल जी पीएम है। राहुल जी ने बड़े चतुर नेता की तरह तेजस्वी यादव जी की सवारी की, और उसके बाद पूरी अपनी यात्रा आरजेडी के नेटवर्क के ऊपर सफल कर ली। और नहीं, वैसे और लाइटर नोट पे मैं एक और बात कह दूं अंजना जी, ये जो हाइड्रोजन बम की बात कही गई, ये सूर्य पे जो रोशनी आती है ये उसी सिद्धांत से आती। 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलते हैं और हीलियम बनता, उससे एनॉर्मस एनर्जी निकलती। हम तो सूर्य को पूजने वाले हैं, ये पता नहीं कहां चांद तारे के चक्कर में एनर्जी से एनर्जी की थ्योरी जनता पर छोड़ते हैं। हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।